एनी का फोन देखते ही दौड़ पड़ता है अपने अपार्टमेंट की तरफ और वहाँ उस बॉक्स को ओपन करके देखता है जहाँ उसने युनजू का छोड़ा हुआ फोन रखा था और उसका गेस एकदम सही था। एनी और युनजू का फोन एकदम सेम मॉडल का था। वॉन-रुक महा को कॉल करके एनी के बारे में इंक्वायर करता है कि वो कहाँ है। महा उसे एक्सप्लेन करती है कि एनी की डेथ सुसाइड से उसी दिन हो गई थी जब उसके ओमेगा ग्रुप का डेब्यू परफॉर्मेंस था MML फेस्टिवल में। इस बात से वॉन-रुक और क्लियर हो जाता है कि युनजू और एनी कनेक्टेड थे क्योंकि युनजू भी उसी MML फेस्टिवल के दिन ही शो छोड़ के मिसिंग हो गया था। वॉन-रुक युनजू के फोन के लॉक को ओपन करने के लिए तरह तरह के सेट ऑफ नंबर ट्राई करता है पर कोई काम नहीं आता भी कैसे वो युनजू की पर्सनल लाइफ से जो बिल्कुल अनजान था। नेक्स्ट मॉर्निंग महा के लिए एक हाई वोल्ट का सरप्राइज तैयार था जो सीधे चढ़ के उसकी एजेंसी में आया था। हम लारिमा की बात कर रहे हैं जिसने अपनी क्वीन एंटरटेनमेंट एजेंसी को तो लात मार दिया है। सो अब वो जिहाद के जेएच एजेंसी में शरण लेने आई है अपनी ट्रेनीज प्लस जूनियर्स के साथ। पर लारिमा किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती है, वो तो ऑफर देती है और जिहाद को भी ऑफर देती है कि वो अपनी प्रेजेंस और पावर से जिहाद की एजेंसी को माला माल कर देगी। बट इसके बदले उसे उसके साथ उसके जूनियर्स को भी इस एजेंसी में एक्सेप्ट करना होगा। अब सभी से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लारिमा के फेवर में ही लिया जाता है। सो अब लारिमा भी इस जेएच एजेंसी का पार्ट बन चुकी है। बस थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा सा एडजस्टमेंट करना होगा उसे इस छोटी सी कंजेस्टेड जेएच एजेंसी में। मीनवाइल वॉन-रुक को स्पार्कलिंग ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था उसकी म्यूजिक हॉलिक एजेंसी ने। लग रहा है वॉन-रुक की बातों ने उस पर काफी गहरा असर छोड़ दिया था। तभी तो आज जब वो अपने बैग लेके इस एजेंसी को अलविदा करने जा रहा है तभी तो उसे इस एजेंसी अपनी स्पार्कलिंग ग्रुप के साथ बिताए वो खूबसूरत और प्यारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जिनमें ना कोई कंपटीशन था ना कोई जलन थी। आज जब वो अपने ग्रुप को छोड़कर जाने वाला है तब उसे रियलाइज हो रहा है कि वो क्या खोने जा रहा है। पर कुछ ही लोगों को दूसरा चांस मिलता है उन लम्हों को वापस जीने का और होनो उन्हीं लकी लोगों में से एक था जिसके साथ अभी भी उसका ग्रुप था। और यही ग्रुप जिससे वो जलता था, जिनकी बातों को सुनता तक नहीं था, वही आज एजेंसी के सीईओ के सामने बैक करके उसे ग्रुप में वापस ले आते हैं। इधर वॉन-रुक युनजू के फोन के पासवर्ड के सिलसिले में वो एक बार अपने मैनेजर की हेल्प लेता है कि उसे क्या लगता है कि आजकल के लोग पासवर्ड में कौन से नंबर सेट करते होंगे। अब जो खुद का पासवर्ड 1 2 3 4 रखता हो वो क्या हेल्प करेगा वॉन-रुक की। रात में वॉन-रुक महा से मिलके उसे युनजू और एनी से रिलेटेड सारी बातें शेयर करता है। इसके बाद महा भी एनी के फोन को अनलॉक करने के लिए कई पासवर्ड ट्राई करती है बट नो रिजल्ट। रिया और आयुआन का रिलेशन डे बाय डे साथ स्टूडियो में न्यू सॉन्ग एंड म्यूजिक पर काम करते करते स्ट्रॉन्ग हो रहा था। वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे थे और कभी कभी तो एमोनाइट्स को आके उन्हें स्टूडियो से बाहर जाने के लिए कहना पड़ता था क्योंकि दोनों को होश ही नहीं रहता था टाइम का। दी वन एंड ओनली लारिमा का जेएच एजेंसी में रहना हाहाकार मचा रहा था। ये खबर दीवाने मस्ताने आशिक परवाने फैंस तक के कानों में भी पहुंच चुकी थी। सब जेएच कैफे के बाहर मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहे थे। बट हाँ ये बात तो है इससे जेहा के कैफे का प्रॉफिट कहीं ज्यादा बढ़ गया था। बट रोबोटिक कैफे गर्ल लारिमा सुन के पक चुकी थी। वो यही सोच में पड़ी हुई थी कि ये लारिमा कौन सी डिश का नाम है, कैफे के मेन्यू में तो नहीं है। इधर लारिमा तो डांस प्रैक्टिस रूम में डांस प्रैक्टिस करके अपना पसीना बहा रही थी। लारिमा के फेस पे एक भी टेंशन की लाइन और रिग्रेट नहीं था अपने डिसीजन को लेके जो उसने क्वीन एंटरटेनमेंट जैसी एजेंसी को छोड़ के जेएच एजेंसी को चुना, क्योंकि वो जानती है कि उसकी वर्थ एजेंसी से नहीं है उसके टैलेंट से है। हर साल की तरह इस साल भी MML फेस्टिवल फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा था जिसमें ऑफ कोर्स हर बार की तरह शार्क्स ग्रुप और लारिमा की जगह पक्की थी। शो के ऑर्गेनाइजर एक खास मीटिंग के थ्रू काफी लंबा डिस्कशन करने के बाद स्पार्कलिंग ग्रुप इवन टी पार्टी ग्रुप को भी MML में परफॉर्मेंस का चांस देने के लिए सेलेक्ट करते हैं। आज एक बार फिर वॉन-रुक और महा मिलते हैं और फिर से युनजू और एनी के पासवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर रेफरेंस वॉन-रुक महा से पूछता है कि उसके फोन का पासवर्ड क्या है। वो बताती है कि उसका पासवर्ड वो डेट है जब वो उससे और उसके डांस ग्रुप से पहली बार मिली थी और उसी दिन वो उसके डांस से इंस्पायर होके आइडल बनने का सपना देखी थी। यही एक बात वॉन-रुक को क्लिक कर जाती है, वो थी पहली मुलाकात। उसे अभी भी याद था जब उसने पहली बार युनजू को एनी के साथ देखा था। तब युनजू ने उसे बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने ये भी बताया था कि आज उन दोनों की 3000 डे एनिवर्सरी है। वॉन-रुक उस दिन से पिछले 3000 दिन की डेट को कैलकुलेट करता है और उसे एक डेट मिलती है अक्टूबर 1।
वो उसी डेट को ऐसा पासवर्ड फोन पे यूज करता है और अब की बार ये फोन खुल जाता है। उसके फोन में कोई मीडिया फाइल्स और मैसेज नहीं था, सिर्फ एक ऑडियो मैसेज था जो एनी ने उसे लास्ट बार गुड बाय के तौर पर भेजा था। उस वॉइस मैसेज में एनी दबी और रोती हुई आवाज के साथ उसे अपनी वो दफन बातों को बता रही होती है जिसकी वजह से वो उस दिन खुद को दफन करने जा रही थी। वो युंजू से माफी मांग रही थी उसकी गलतियों के लिए, जिसका प्रायश्चित करना उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। सो हुआ ये था कि उसके ओमेगा एजेंसी के सीईओ उसे बड़े बड़े एजेंसी के सीईओ और अदर इन्फ्लुएंशियल हेड से मिलाते हैं, ये कह के कि उसे सिर्फ उनके साथ एक फॉर्मल डिनर पे जाना है, अच्छे से बिहेव करना है। इन सारे लोगों में एनओजी एजेंसी के सीईओ भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, पर यहाँ एनी के सीईओ ने उसे सिर्फ डिनर के लिए नहीं भेजा था। वो एनी को फोर्स कर रहे थे कि वो उन बड़े बड़े लोगों को सर्व करे, उन्हें एंटरटेन करे, जिसके बदले में उसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी उनके ग्रुप के डेब्यू के लिए। एनी जब अपने सीईओ के गंदे इरादों को समझ जाती है तो वो साफ इनकार कर देती है इन डिस्पेसेबल कामों के लिए। बट ये सीईओ यहाँ एनी और युंजू के रिलेशन को सबके सामने रिवील करने की धमकी देता है, जिससे उसका तो नहीं बट युंजू के करियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। युंजू का शार्क्स ग्रुप तब नया नया ही फॉर्म हुआ था और एनी बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि उसके रिलेशन के डिस्क्लोज होने की वजह से युंजू का करियर शुरू होते ही ओवर हो जाए। वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बीच फंस गई थी, जहाँ एक तरफ युंजू का फ्यूचर था और साथ ही रिया और ह्वानजी का डेब्यू भी उसकी वजह से रुक सकता है। उसके पास कोई नहीं था जिससे वो शेयर कर सके, जो उसे बता सके कि उसे इस समय क्या करना सही रहेगा। एकदम अकेली हो चुकी एनी युंजू और अपने ओमेगा ग्रुप के लिए खुद की इज्जत दांव पर लगा के अपने सीईओ के घिनौने इरादों को बेच देती है और उसी के सैक्रिफाइस की वजह से ओमेगा ग्रुप को स्पॉन्सर मिल जाती है और उनके ग्रुप को डेब्यू करने का मौका। एनी हर दिन इसी डर के साथ जी रही थी कि एक दिन अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, और युंजू कैसा फील करेगा कि वो इस एनी से प्यार करता है। जब उसे जिहाक के थ्रू उसकी और एनओजी एजेंसी के सीईओ की पिक का पता चलता है तो उसका डर इतना बढ़ जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा। वो अपनी जान ले लेती है। फोन रुकर माँ को एनी के फोन में भी युंजू का ही वॉइस मैसेज मिलता है, जो एनी के डेथ वाले दिन से पहले युंजू ने एनी को किसी वजह से परेशान मान के उस दिन उन दोनों का बनाया हुआ एक स्पेशल सॉन्ग सुनाया था उसे चेयर अप करने के लिए। ये लास्ट सॉन्ग था जो एनी ने दुनिया से जाने से पहले सुना था। ये दोनों वॉइस मैसेज इतने इमोशनल और शॉकिंग थे कि दोनों ही रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या फील करें। दोनों की आंखों को आंसुओं ने ढक लिया था। युंजू और एनी की स्टोरी जानने के बाद वॉन रुक जिहाक से मिलता है और ये वॉइस मैसेज उससे भी शेयर करता है। जिहाक भी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। आखिर उसके एनी से मिलके उन फोटोज को दिखाने की वजह से ही कहीं ना कहीं वो ये कदम उठाने के लिए पुश हुई थी। जिहाक वॉन रुक से रिवील करता है कि युंजू कुछ दिन पहले यूएस से कोरिया आया हुआ है और वो उसे लोकेशन भी बताता है जहाँ मोस्ट प्रोबेबली वो मिल जाएगा। ये लोकेशन एनी के मेमोरियल की थी। वॉन रुक आज 3 साल बाद युंजू से मिल रहा था। उसे गिल्ट था कि काश उसने युंजू को समझने की कोशिश की होती, तब उसे इस तरह अकेला न छोड़ा होता तो शायद वो एक साथ होते। युंजू को वॉन रुक से कोई शिकायत नहीं थी, इवन अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर से नहीं थी। वो इस लाइमलाइट शो ऑफ की दुनिया से दूर अपनी शान से लाइफ में खुश है। युंजू अपना और एनी का फोन पाके इमोशनली बहुत खुश था। ये वॉइस मैसेज उन दोनों का एक दूसरे को भेजा गया लास्ट मैसेज था और ये युंजू के लिए बहुत प्रेशियस है। वॉन रुक युंजू को सजेस्ट करता है कि हमें एनी की मौत के रिस्पॉन्सिबल लोगों के अगेंस्ट कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन युंजू इसके लिए तैयार नहीं था। उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि एनी को क्या चाहिए। एनी को शांति और सुकून चाहिए था अपनी जिंदगी से, और मरने के बाद भी युंजू उसे वही देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि एनी का केस खोल के एनी को डिस्टर्ब किया जाए और लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करें। युंजू की बात को रिस्पेक्ट देते हुए वॉन रुक इस बार कोई भी एक्शन लेने से रुक जाता है। युंजू के इस विश को जिहाक भी रिपोर्टर नाम तक डिलीवर कर देता है और डिमांड करता है कि वो एनी के केस के बारे में और इन्वेस्टिगेट ना करे। ना युंजू ऐसा चाहता है, ना एनी ऐसा चाहेगी। युंजू के इंस्पायरिंग और चेयर अप सॉन्ग का ऐसा असर हुआ था वॉन रुक और माहा पर कि वो हर जगह इस सॉन्ग को गुनगुना रहे थे। रिया और वांजी को लग रहा था कि ये सॉन्ग माहा का बनाया हुआ है और वॉन रुक के ग्रुप मेंबर को लग रहा था कि ये सॉन्ग वॉन रुक ने क्रिएट किया है। इवन रिया और आई-1 के बीच में तो आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है इस बात पर कि ये सॉन्ग वॉन रुक का बनाया हुआ है या माहा का।
इधर वॉन्डोक और माँ इतना इंस्पायर हुए थे युनजू और एनी की स्टोरी से और उनके इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग से कि वो डिसाइड करते हैं कि वो ये सॉन्ग रिक्रिएट करेंगे और डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली सही युनजू और एनी की स्टोरी को एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, वो भी एक साथ मिलके। एमोनाइट्स के थ्रू वो दोनों सॉन्ग की म्यूजिक को क्रिएट करवा के अपने अपने ग्रुप मेंबर्स को सुनाते हैं जिन्हें ये म्यूजिक बहुत पसंद आती है। वो दोनों अपने ग्रुप को इस सॉन्ग के पीछे की स्टोरी मतलब युनजू और एनी की स्टोरी को भी रिवील कर देते हैं, जो शार्क्स ग्रुप के लिए शॉकिंग था बट रिया और वंजी के लिए हार्ट ब्रेकिंग। वॉन्डोक सॉन्ग की राइटफुल ओनर युनजू से सॉन्ग को रिक्रिएट करने की परमिशन मांगता है, जो युनजू बिना किसी क्वेश्चन के उसे दे देता है। एनओजी एजेंसी में ये टाइम शार्क्स ग्रुप के मेंबर का अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का टाइम था, जिस बारे में बात करने जेओ सीईओ की ऑफिस में आया था। तभी वहाँ पे वॉन्डोक आ जाता है कुछ प्राइवेट बात करने। जेओ ऑफिस से तो चला जाता है पर गेट के बाहर से वो अंदर की बातें सुन रहा था। वॉन्डोक सीईओ से परमिशन मांगता है कि अब की बार शार्क्स ग्रुप एमएमएल फेस्टिवल की परफॉर्मेंस खुद के दम पर मैनेज करना चाहता है, एजेंसी के बिना किसी इंटरफेरेंस के। सीईओ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वॉन्डोक को उनके बीच का सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाते हैं। अब सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो मैं बता देती हूँ कि जब युनजू बिना बताए शार्क्स ग्रुप छोड़ के गायब हो गया था, तब ये सीईओ उस पर तरह तरह के बड़े बड़े कंपनसेशन चार्जेस और लीगल चार्जेस लगाने वाले थे, जिसके बारे में वॉन्डोक को पता लग जाता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो युनजू को इन चार्जेस से फ्री कर दें। पर सीईओ इतने दिलदार तो है नहीं, वो भी चांस यूज करते हुए वॉन्डोक से डिमांड रखते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं अगर वो एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर ले, बेसिकली उनका पपेट बनने को तैयार हो जाए, जिसे वॉन्डोक मान लेता है। वॉन्डोक उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो एमएमएल फेस्टिवल की परफॉर्मेंस से उन्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वॉन्डोक वापस आके अपने ग्रुप से अपना डिसीजन डिस्कस करता है कि अब की बार क्यों ना पूरी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पर ले लें, लाइक कोरियोग्राफी, कॉन्सेप्ट डिजाइन, सॉन्ग सिलेक्शन, एवरीथिंग। क्यों ना हम युनजू के इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग को परफॉर्म करें स्टेज पर। फिर जेओ वॉन्डोक को खोपचे में ले जाता है सवाल के साथ कि हम ये सब मैनेज कैसे करेंगे। एमएमएल एक बहुत बड़ा स्टेज है, क्या तुम इसलिए इतने लापरवाह हो रहे हो क्योंकि तुम शार्क्स ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले हो। वॉन्डोक कॉन्ट्रैक्ट के बाद बीच में आते ही सर झुका के नो आंसर वाले मोड पे चला जाता है। वॉन्डोक के कौन सा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे सीईओ के साथ जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, जेओ वॉन्डोक से पूछता है। वॉन्डोक अभी भी कोई जवाब देने के मूड में नहीं था। जेओ कहता है कि इस ग्रुप को अपने कंधों पर कैरी करने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेली तुम्हारी नहीं है वॉन्डोक। वॉन्डोक टेंस जेओ को चिल रहने की एडवाइस देके चला जाता है। युनजू के सॉन्ग का पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने का काम शार्क्स और टी पार्टी ग्रुप के म्यूजिक गुरुज आईवान और रिया कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं उनके अलग म्यूजिक स्टाइल्स की वजह से बहसबाजी भी हो रही थी। एमोनाइट्स बीच में आके अपना टिंट देते हैं, क्यों ना ये करो कि दोनों ही म्यूजिक स्टाइल्स को कंबाइन करके एक यूनिक सा स्टाइल बना दो। ये आइडिया दोनों को ही पसंद आता है। वॉन्डोक और माँ हाईली प्रिपेयर्ड और एक्साइटेड थे युनजू की फीलिंग को स्टेज पर उतारने के लिए। लारिमा के कान में भी युनजू के सॉन्ग की धुन पहुंच गई थी और उसे इतना पसंद आया था ये सॉन्ग कि वो भी इस सॉन्ग का पार्ट बनना चाहती थी, और वहाँ लारिमा को मना कर भी कैसे सकती है। वॉन्डोक एक सस्पेंस वाली फेस के साथ वानो और पूरी स्पार्कलिंग ग्रुप से मिलता है और महा युनजू से। अब बस हर जगह जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी आने वाली एमएमएल फेस्टिवल के लिए। वॉन्डोक भी अपने नो थकान वाले मोड पर आ गया था और अपने ग्रुप को भी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराता जा रहा था। ग्रुप के पास तो शायद एक ही रास्ता था वॉन्डोक को रोकने का, वो था ट्रैंकुलाइजर गन। वही वॉन्डोक को बेहोश करके उसके अत्याचारों से ग्रुप को बचा सकती है। सीरियस वे में मत लीजिएगा, ऐसा कभी भी उसके ग्रुप वाले उसके साथ नहीं करने वाले हैं। डांस प्रैक्टिस के बाद वॉन्डोक जब नहा वहा के आता है तो देखता है कि पूरा ग्रुप बहुत डिटरमाइंड होकर उसका वेट कर रहा है उसके सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें साफ करने का। वॉन्डोक अब उनसे कुछ नहीं छुपाता और जियो भी सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, जो था युनजू और यानी के बारे में सीईओ को बताना। उसका ग्रुप जानता है और समझता भी है कि जियो कभी बुरे इंटेंशन से कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ ग्रुप का लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। ग्रुप के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था, अब वो सब पहले से भी क्लोज आ चुके थे। ऐसा ग्रुप कम फ्रेंड्स फॉरएवर। शार्क्स ग्रुप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सीईओ के सामने डट के कहते हैं कि वो इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे उनकी एजेंसी के साथ। एमएमएल फेस्टिवल उनकी लास्ट परफॉर्मेंस होगी एनओजी एजेंसी के साथ, और वॉन्डोक के कॉन्ट्रैक्ट की भी वो मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कंपनसेशन वो मिल के बेयर करेंगे।
ये सीईओ महाशय अपने शार्क्स ग्रुप के इस एक्शन के अटैक से निकल नहीं पाए थे कि रिपोर्टर नाम वहाँ एनी के साथ उसके पिक्चर के साथ उस पे एनी के डेथ से जुड़े ब्लेम्स लगाने लगती है और ये भी बता देती है कि उसे ये सब इंफॉर्मेशन आपके किसी क्लोज सोर्सेज से ही मिल रही है। सामने खड़े असिस्टेंट के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसका सच भी हमारे सामने आता है कि वो अपने सीईओ के बुरे रूड बिहेवियर की वजह से उन्हें मजा चखाने के लिए ही उनके अगेंस्ट ये सब प्लान कर रहा था। माना कि ये सीईओ महाशय क्लोजली एनी के डेथ से कनेक्टेड नहीं थे, बट ये असिस्टेंट साहब चाहते थे कि उन पे ही उसकी डेथ का ब्लेम लगे। ये फोटो भी उसने छुप के जानबूझकर ऐसे एंगल से कैप्चर की थी। सीईओ के सामने भी इस असिस्टेंट का पर्दाफाश हो चुका था और अब तो कोई भी एंजल या डेविल असिस्टेंट को बचा नहीं सकता। महा रोबोटिक कैफे गर्ल को MML फेस्टिवल के उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए पास देती है। सरप्राइजिंग था कि रोबोटिक कैफे गर्ल ने शो में आने के लिए साफ इनकार नहीं किया था। उसने कहा था कि वो आने के बारे में सोचेगी। लारिमा के जूनियर्स लारिमा का उन्हें बेसहारा बीच में ना छोड़ने के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे थे, क्योंकि आज के टाइम में जो ऊंचाई पर होता है वो जमीन की धूल को बस कुचल देता है। लेकिन लारिमा का एक बिग सिस्टर की तरह उनकी केयर करना किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। इवन लारिमा दुनिया को अपने रूड और एटीट्यूड वाली साइड को दिखाती है, बट रियलिटी में उसका जो दिल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम मार्शमैलो की तरह। अदर साइड रिया और I1 डे बाय डे एक कंपैटिबल कपल की तरह ग्रो हो रहे थे। रिया की हर गलतियों को I1 बिना कुछ बोले कवर कर देता था और I1 के चार्म का असर रिया पर होना तो कब का शुरू हो गया था जब उसे खुद तक नहीं पता था। अब तो एक्शन लेने की बारी थी। वो पूछ ही लेती है I1 से कि तुम क्या सिर्फ मेरे काम की वजह से मुझ में इंटरेस्टेड हो? हाँ बोलो। I1 डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था रिया के इनडायरेक्ट कन्फेशन को, पर अब जो होने वाला था कहीं उससे I1 को हार्ट अटैक ना आ जाए। रिया उससे कहती है कि अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, तो तुम बस वैसा करो जैसा मैं करने वाली हूँ। और दूसरे ही सेकंड वो उसके चीक्स पे अपने किस को चिपका देती है। I1 की शर्म और हया उसके फेस पे साफ दिख रही थी। इधर वंजी और यूजिन का भी रिलेशनशिप स्लोली बट डीपली ग्रोथ कर रहा था और महा और वॉन्डुक तो ऑलरेडी काफी क्लोज हैं। पर फिर ये बेंच पर 2 गज की दूरी पर क्यों बैठे हैं? मे बी कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से। मेन लाइव परफॉर्मेंस पागल होती पब्लिक के सामने जलवा बिखेरना शुरू करती है। सबसे पहले हमारा स्पार्कलिंग ग्रुप अपनी जगमगाती हिप हॉप वाइबिंग परफॉर्मेंस स्टेज पर लाता है। अरे रोबोटिक कैफे गर्ल भी आई है परफॉर्मेंस देखने, नॉट बैड। अब बारी थी टी पार्टी की गर्मा गर्म परफॉर्मेंस की और अपनी बबली क्यूटी परफॉर्मेंस से उन्होंने पूरी ऑडियंस का दिल जीत लिया था। अरे ये रोबोटिक कैफे गर्ल तो परफॉर्मेंस एंजॉय भी करने लगी है। अब आ रही थी सेंसेशन टेम्पटेशन क्वीन हरसेल्फ लारिमा, और लारिमा स्टेज पर आए और पब्लिक उसकी अदाओं और डांस से पागल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो शार्क्स ग्रुप के ये मैनेजर मियां है, जो सबसे आगे टंग कर लारिमा की परफॉर्मेंस का पूरा मजा उठा रहे थे, फिर चाहे आसपास के लोग इनके कूद फान से इरिटेट ही हो जाएं। अब नन अदर देन शार्क्स ग्रुप की पावरफुल दमदार परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका था। पूरा पब्लिक झूम रहा था अपने फेवरेट आइडल्स की परफॉर्मेंस से, और सच में इनका डांस इतना इम्पैक्टफुल है कि नजर एक पल के लिए भी इन पर से हटती नहीं है। अब वो समय आ गया था जब ये ग्रुप अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस पब्लिक के साथ शेयर करता है। एक स्पेशल वीडियो के थ्रू वो लोगों ने इंस्ट्रक्ट करता है कि वो लोग प्लीज इस स्पेशल परफॉर्मेंस के बीच ना चेयर करें, ना ही चिल्लाएं। वो चाहते हैं कि वो सब इस सॉन्ग और इसकी मीनिंगफुल लिरिक्स को ध्यान से सुने और समझें। यूनजो के सॉन्ग की स्टार्टिंग I1 और रिया करते हैं एंड देन जेओ भी उन्हें ज्वाइन करता है अलोंग विद लारिमा। पब्लिक एकदम शांति से इस पीसफुल सॉन्ग को एंजॉय कर रही थी और अब स्टेज पर यूजिन और वंजी भी आ गए थे अपनी आवाज में इस सॉन्ग को गाते हुए। फॉन्डुक और महा भी अपने ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। इसी के साथ बाकी बचे हुए शार्क्स ग्रुप के मेंबर वानोक और दूजिन और स्पार्कलिंग ग्रुप के मेंबर मिन्सू वानो भी स्पेशल सॉन्ग को ज्वाइन करते हैं। तीनों ग्रुप और लारिमा एक साथ यूनजो और एनी की स्टोरी को ट्रिब्यूट दे रहे थे, जो के-पॉप की हिस्ट्री में पहली बार था। बीच में वहीं कुछ ट्रेनीज की क्लिप्स भी पब्लिक के सामने प्ले की जाती है। इन क्लिप्स में ट्रेनीज अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं कि वो कितने एफर्ट्स कर रहे हैं आइडल बनने के लिए, जस्ट बिकॉज ये उनका सपना है। उन्हें डांस करना गाना बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि पब्लिक भी उनके डेब्यू के बाद उन्हें बहुत सारा प्यार दे। वो अपने टफ टाइम को भी शेयर करते हैं जब वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हैं, पर
और वो खुद को संभाल लेते हैं उस एक दिन के लिए जब उनका सपना सच होगा। इसी सब के बीच सडनली युनजू अपीयर होता है और अपनी सॉन्ग को गा के कंप्लीट करता है। इस यादगार MML फेस्टिवल के बाद मीडिया में यही सवाल उठ रहा था कि क्या युनजू शार्क्स ग्रुप में वापसी कर रहा है। अब शार्क्स ग्रुप फिर से 6 मेंबर का ग्रुप हो जाएगा, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। युनजू की मंजिल अब ये के-पॉप की दुनिया में नहीं है। वो तो अब बस ट्रैवल करते हुए एक छोटी से छोटी चीजों में एनी की तलाश करता है, और हाँ, एनी अभी भी उसके दिल में एक हैप्पी पर्सन की तरह जिंदा है। शार्क्स ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके पब्लिकली एनओजी एजेंसी के साथ उनका सेपरेशन अनाउंस कर देता है, और बेचारे एनओजी के CEO भी बस हाथ मलते रह जाते हैं क्योंकि पब्लिक शार्क्स ग्रुप के ही सपोर्ट में है। और अब ये शार्क्स ग्रुप भी JH एजेंसी का ही पार्ट बन चुका है और उनके ग्रुप का नाम है R Story 7। हालांकि अब वो बड़ी स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, पर ये छोटी छोटी सी लाइव परफॉर्मेंस को वो उन बड़ी परफॉर्मेंस से कई गुना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर नहीं था। वो एकदम आजाद थे यहाँ, और उनके ट्रू फैंस तब भी उनके साथ थे और अभी भी उनके साथ है। स्पार्कलिंग ग्रुप और टी पार्टी ग्रुप को भी वो फेम मिलना शुरू हो गई थी जिसके वो हकदार थे, और लारिमा सीनियर का फर्ज निभाते हुए अपने जूनियर के सपनों को पूरा करने में उनके कदम पे उनकी हेल्प कर रही थी। और इधर ये एनओजी के CEO महाशय नए शार्क्स ग्रुप की खोज में लगे पड़े थे, जो अब उन्हें मिलने से रहा। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर तो इस रोबोटिक कैफे गर्ल पर पड़ा था, जो अब स्माइल करने लगी थी। उसका के-पॉप आइडल्स को देखने का नजरिया अब बदल गया था। वैसे जिहां को अब एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, इतने सारे लोगों को इस छोटू से स्पेस में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं है। और स्पार्कलिंग ग्रुप का भी अब अक्सर आना जाना लगा रहता है यहाँ। जिहां ने जो सपना देखा था ऐसी एजेंसी बनाने का जहाँ की ट्रेनीज और ग्रुप वो अत्याचार नहीं सहेंगे, जिसकी वजह से एनी और उसके जैसे हजारों लोग खुद को खत्म कर लेते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। इस JH एजेंसी के ट्रेनीज और आइडल्स तो सेफ है ही, और अब शायद इस JH एजेंसी से सीख लेते हुए अदर एजेंसीज भी अपने आइडल्स और ट्रेनीज की वैल्यू करना सीख जाएं। सो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। वैसे ये स्टोरी इसी इमिटेशन टाइटल के वेबटून पर बेस्ड है, बट कहना पड़ेगा कि वेबटून इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। उसमें के-पॉप वर्ल्ड की हर एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया था, जो इसमें काफी हद तक मिसिंग था। एंडिंग भी थोड़ी फ्लैट थी मेरे अकॉर्डिंग, बट ऑल इन ऑल मैंने एंजॉय किया इस ड्रामा को। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।